डियर स्टूडेंट्स, बीएससी द्वितीय वर्ष गति विज्ञान की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रल ऑर्बिट्स यानी संकेंद्र कक्षा अध्याय प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट यानी संकेंद्र कक्षा की मूलभूत समीकरण क्या होती है वो पोलर फॉर्म में और पैडल फॉर्म में ज्ञात की थी। इसके अलावा अगर सेंट्रल ऑर्बिट दी हुई है तो सेंट्रल फोर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, या सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है तो सेंट्रल ऑर्बिट कैसे ज्ञात की जाती है, ये हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था। आज हम एप्स और एप्सिडल डिस्टेंसेस से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले एप्स क्या है, तो एप्स वह बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण फाई होता है और यहाँ वह फाई 90 डिग्री है, इसलिए जब हम फाई का मान π/2 लेंगे एप्स पर तो P = r sin फाई वाले सूत्र से हमारे पास P का मान r के बराबर होगा और r जो है वो 1/u होता है। तो P = r = 1/u। एक सूत्र हमने और पढ़ा था 1/p² = 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/dθ का होल स्क्वायर। जब हम इसमें p की जगह 1/u और r की जगह 1/u रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है u² = u² प्लस du/dθ का होल स्क्वायर। इससे हमें du/dθ का मान 0 प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एप्स पर स्तब्धिका पर p और r बराबर होते हैं और dr/dθ = 0 होता है और du/dθ = 0 होता है। इसके बाद एप्सिडल डिस्टेंस किसको कहते हैं, तो एप्सिडल डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस ऑफ एप्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एप्सिडल डिस्टेंस। मतलब स्तब्धिका बिंदु की बल केंद्र से दूरी स्तब्धिका दूरी कहलाती है। इसके साथ एक एप्सिडल एंगल भी होता है। एप्सिडल एंगल यानी स्तब्धिका कोण। द एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव एप्सिडल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एन एप्सिडल एंगल। अर्थात दो क्रमागत स्तब्धिका दूरियों के मध्य का कोण स्तब्धिका कोण कहलाता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्सिडल डिस्टेंसेस, यानी स्तब्धिका दूरियों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। If a central force be a single valued function of the distance, then there will be at most 2 apsidal distances and 1 apsidal angle। अर्थात यदि केंद्रीय बल दूरी का एकमानी फलन हो तो अधिकतम 2 स्तब्धिका दूरियां और 1 स्तब्धिका कोण विद्यमान होता है। यह हमें सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है कि जो सेंट्रल फोर्स है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। तो मान लेते हैं कि जो सेंट्रल फोर्स है दैट इज P = फंक्शन ऑफ r, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब P = फंक्शन ऑफ r। अब फंक्शन ऑफ r को हम मान लेते हैं μr⁴n और यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो P = μu⁻n, यहाँ हमने r को 1/u से रिप्लेस किया। अब इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट जो है वो है d2u/dθ2 प्लस u = p/h²u²। यहाँ जब हम p का मान रखेंगे तो हमारे पास है μ/h² u⁻n-2। h² को लेफ्ट साइड ले जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में 2 du/dθ से और इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास है h² du/dθ का होल स्क्वायर प्लस u² = 2μu u⁻n-1 अपॉन -n-1 प्लस a एंड a इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अभी हमने पढ़ा है कि जो एप्स होता है उस पर du/dθ का मान 0 होता है। तो ये du/dθ का मान हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है h² u² = -2μu u⁻n-1 अपॉन n+1 प्लस a। अब यहाँ u को वापस 1/r से चेंज करते हैं और इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो हमारे पास है r⁻n+3 माइनस n+1 × a/2μ × r² प्लस
n+1/2 म्यू h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण में हम देखते हैं कि जो चिन्हों में परिवर्तन की संख्या है वो 2 है और 2 से अधिक नहीं हो सकती, चाहे n का मान कुछ भी हो। तो इसका मतलब ये है कि इस समीकरण के 2 से अधिक धनात्मक मूल नहीं हो सकते, अर्थात r के अधिकतम 2 धनात्मक मान होंगे। और इसका सीधा सा मतलब है कि 2 स्तब्धिका दूरियां होंगी, और अगर 2 स्तब्धिका दूरियां होंगी तो फिर एक स्तब्धिका कोण होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम कुछ सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल ऑर्बिट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द फोर्स टुवर्ड्स द पोल व्हेन ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स द कर्व r इज इक्वल टू a sin n थीटा। हमें सेंट्रल ऑर्बिट दे रखी है, पार्टिकल ये कर्व डिस्क्राइब कर रहा है और हमें इसके लिए सेंट्रल फोर्स क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ कर्व है r इज इक्वल टू a sin n थीटा, और r को हम रिप्लेस कर रहे हैं 1/u से। तो इसको हम u लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 1/a cosec n थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास है du/d थीटा इज इक्वल टू -n/a cosec n थीटा cot n थीटा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d2u/d थीटा 2 इज इक्वल टू -n/a, यहाँ पर cosec n थीटा एज इट इज, cot n थीटा का करेंगे तो -n cosec स्क्वायर n थीटा, फिर cot n थीटा एज इट इज, और cosec n थीटा का करेंगे तो माइनस cosec n थीटा cot n थीटा विद n। थोड़ा रीअरेंज करें तो हमारे पास है n²/a cosec क्यूब n थीटा प्लस cosec n थीटा cot स्क्वायर n थीटा। cosec n थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है n²/a cosec n थीटा इंटू cosec स्क्वायर n थीटा प्लस cot स्क्वायर n थीटा। cot स्क्वायर को हम cosec स्क्वायर में चेंज करें तो हमारे पास रिजल्ट है n²/a cosec n थीटा इंटू 2 cosec स्क्वायर n थीटा -1। अब समीकरण नंबर 1 से cosec n थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो ये रिजल्ट बनता है n²/a इंटू au इंटू 2a² u² -1। ये हमने d2u/d थीटा 2 की वैल्यू ज्ञात की। अब हमें सेंट्रल फोर्स निकालना है, तो हमारे पास सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन है p इज इक्वल टू h² इंटू u प्लस d2u/d थीटा 2। तो हम यहाँ पे d2u/d थीटा 2 का मान रखेंगे, तो हमारे पास है h² इंटू u प्लस n² इंटू 2a² u² -1। और सिंप्लीफाई करें तो h² एज इट इज़, u कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - n² इंटू u प्लस 2a² n² u³। अब हम u को वापस 1/r में चेंज करें तो हमारे पास p का मान है h² इंटू 1 - n²/r³ प्लस 2a² n² r³ r⁵। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, p इज़ प्रोपोर्शनेट टू 2n²a²/r⁵ माइनस n² -1/r³ एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल अंडर विच ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स इक्वी एंगुलर स्पायरल कर्व। एक पार्टिकल इक्वी एंगुलर स्पायरल कर्व r इज इक्वल टू a e⁻θ cot α बना रहा है। हमें लॉ ऑफ फोर्स यानी सेंट्रल फोर्स ज्ञात करना है। एक बार फिर दिया हुआ है हमें r इज इक्वल टू a e⁻θ cot α, r को हम 1/u से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास है 1 इज इक्वल टू au e⁻θ cot α। अब पहले इसको दोनों तरफ लॉग लेंगे और फिर थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 इज इक्वल टू 0। log 1 0 होता है तो लेफ्ट साइड 0 हो गई, log a का 0 और log u का 1/u du/d थीटा और थीटा cot α का हमारे पास बचेगा cot α। तो इस तरह जब हम log लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचता है du/d थीटा इज इक्वल टू -u cot α। एक बार और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास है d2u/d थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस cot α du/d थीटा। du/d थीटा का मान रखें तो हमारे पास है u cot स्क्वायर α। तो ये d2u/d थीटा 2 की वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है p इज इक्वल टू h²u² इंटू u प्लस u cot स्क्वायर α। इसको हम u लिख सकते हैं h² u³ और 1 प्लस cot स्क्वायर α को लिखेंगे cosec स्क्वायर α, या
एच स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा अपॉन आर क्यूब। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, बी इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r³ एंड दिस इज रिक्वायर्ड लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स फॉर द गिवन सेंट्रल ऑर्बिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए पार्टिकल ऑफ मास m moves under a central attractive force m mu into 5/r³ plus 8c square upon r⁵ and is projected from an apse at a distance c with velocity 3√μ/c. Prove that the orbit is r is equal to c cos of 2/3 theta and that it will arrive at the origin after a time pi c square by 8√μ। अर्थात संहति का एक कण m संहति का एक कण केंद्रीय आकर्षी बल m म्यू 5/r³ प्लस 8c स्क्वायर बाय r⁵ के अधीन गतिमान है और इसे c दूरी पर स्थित स्तब्धिका से 3√μ/c वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि संकेंद्र कक्षा r इज इक्वल टू c cos ऑफ 2/3 थीटा है और यह पाई c स्क्वायर बाय 8√μ समय के पश्चात मूल बिंदु पर पहुंचता है। इस प्रश्न में हमें सेंट्रल फोर्स दिया हुआ है और प्रारंभिक स्थितियां दे रखी हैं। हमें सेंट्रल ऑर्बिट निकालना है सबसे पहले और फिर ये सिद्ध करना है कि जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पर इतने समय बाद पहुंचेगा। तो पहले सेंट्रल ऑर्बिट ज्ञात करने के लिए हम सेंट्रल फोर्स से शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है p इज इक्वल टू, चूँकि ये फोर्स है और p हमारा एक्सेलरेशन होता है तो हमारे पास p की वैल्यू है म्यू इंटू 5/r³ प्लस 8c स्क्वायर बाय r⁵। r को 1/u से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू है म्यू इंटू 5u³ प्लस 8c स्क्वायर u⁵। अब इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट जो होती है वो होती है p इज इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर इंटू यू प्लस d2u/d⁵2। तो p के इस मान का दिए हुए मान से जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें यानी यू स्क्वायर कॉमन लेके काट देते हैं तो हमारे पास है h स्क्वायर इंटू d2u/d⁵2 प्लस u इज इक्वल टू म्यू इंटू 5u प्लस 8c स्क्वायर u³। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2du/d⁵ and integrating we get h square into du/d⁵ whole square plus u square is equal to mu into 5u square plus 4c square u⁴ plus a constant of integration a। अब ये जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ h स्क्वायर इंटू du/d⁵ का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये v स्क्वायर होता है, वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं इसलिए इसको इक्वल टू v स्क्वायर रख दिया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इनिशियली एप्स पर हमें r इक्वल टू c दिया हुआ है और वेलोसिटी 3√μ/c दी हुई है। तो इनिशियली हम एप्स पर r इक्वल टू c यानी u इक्वल टू 1/c। तो इनिशियल कंडीशंस एप्स पर r इक्वल टू c यानी u इक्वल टू 1/c, du/d⁵ इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 3√μ/c जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास है v स्क्वायर की जगह है 9μ/c स्क्वायर, du/d⁵ 0 रखने पर यहाँ से हमें प्राप्त होगा h स्क्वायर बाय c स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह 1/c स्क्वायर और राइट साइड के हिसाब से हमारे पास है म्यू इंटू 5/c स्क्वायर प्लस 4/c स्क्वायर प्लस a। तो फर्स्ट और लास्ट से हमें a का मान 0 प्राप्त होता है और सेकेंड और लास्ट से हमें h स्क्वायर का मान 9μ प्राप्त होता है। अब वापस 1 नंबर समीकरण में जब हम ये मान रखेंगे तो h स्क्वायर की जगह 9μ इंटू du/d⁵ का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 5u स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर u⁴। और इसको इस तरह लिख सकते हैं 9 इंटू du/d⁵ होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 5u स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर u⁴। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें du/d⁵ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू c स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 9। स्क्वायर रूट लेने पर du/d⁵ इज इक्वल टू 2/3u इंटू रूट ऑफ c स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 1। और अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने पर हमारे पास है du अपॉन u रूट ऑफ c स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 d⁵। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट
sec inverse of Cu is equal to 2/3 theta plus b. b is constant of integration. Again initially when u equal to 1/c, theta equal to 0. जब हम u का मान 1/c और थीटा का मान 0 रखेंगे तो हमें b का मान 0 प्राप्त होगा। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, Cu इज इक्वल टू सेक ऑफ 2/3 थीटा। u को फिर हम r से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास है r इज इक्वल टू c कॉस ऑफ 2/3 थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हमें समय निकालना है, तो समय के लिए हम इस सूत्र से शुरू करते हैं। r² थीटा डॉट इज इक्वल टू h। r का मान हम निकाल चुके हैं, तो उसकी वैल्यू जब हम रखेंगे c² cos स्क्वायर 2/3 थीटा, थीटा डॉट एज इट इज इक्वल टू h। थीटा डॉट को हम रिप्लेस करेंगे d थीटा बाय dt से, और जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास है h dt इज इक्वल टू c² cos स्क्वायर 2/3 थीटा d थीटा। व्हेन r इक्वल टू c, क्योंकि हमें c से ऑरिजिन तक पहुंचना है, तो जब हमारे पास r का मान c है तो r इक्वल टू c कॉस ऑफ 2/3 थीटा में जब हम r का मान c रखेंगे तो हमें थीटा का मान 0 प्राप्त होगा। इसी तरह जब r का मान 0 होगा, यानी जब वो ऑरिजिन पे पहुंच जाएगा उस समय r का मान 0 होगा, और ये r का मान 0 हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें थीटा का मान 3/4 पाई प्राप्त होगा। तो हमें इन लिमिट्स के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग बिटवीन दीज लिमिट्स वी हैव 0 to t, मान लेते हैं टाइम उसको लगता है t, तो हमने लिमिट ले ली 0 से t, h dt इज इक्वल टू c², लिमिट हो गई 0 से 3/4 पाई इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेंड है cos स्क्वायर 2/3 थीटा d थीटा, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं h t इज इक्वल टू 3/2 c², 0 to π/2 cos स्क्वायर 5 d फाई। यहाँ हमने 2/3 थीटा को 5 माना है, जिसे हमें 2/3 d थीटा इज इक्वल टू d फाई प्राप्त हुआ, और ये हमने यहाँ पे रिप्लेस किया। लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो गई हैं। अब cos स्क्वायर 5 को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2π/2, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है 3/2 c² एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़, और इंटीग्रेशन से हमें प्राप्त होता है 5 + sin 2π/2 विद लिमिट 0 से π/2, और लिमिट रखने पर हमारे पास है 3/2 c² इंटू हाफ इंटू π/2, और t इज इक्वल टू 3πc²/8h। h का मान हमारे पास √9 म्यू है, क्योंकि h² इक्वल टू 9 म्यू था। ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें t का मान प्राप्त होगा πc²/8 √μ, और यही हमें सिद्ध करना था कि पार्टिकल को r इक्वल टू c से ऑरिजिन तक पहुँचने में 8c²/8 √μ समय लगता है। थैंक यू।